Good morning and assalamu alaikum dear students and welcome back to nursing mentorship with Sir Bilal Said. Students आज हम FON जो है उसमें यूनिट हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजनेशन की, तो उसका जो पार्ट 2 है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट के अच्छा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सही है कि लाइफ रिलेटेड चेंजेस एंड प्रॉब्लम इन द रिस्पायरेटरी एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विद द लाइफ स्पैन की जब हम बात करते हैं कि सही है कि लाइफ रिलेटेड में डिफरेंट एजेस में हमारे पास जो रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है वो किस तरह होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्री मेच्योर एंड इन्फेंट की बात करते हैं, लैक ऑफ सरफेक्टेंट की बात करते हैं जो कि एक सब्सटेंस है इन अलविलाई, सही अलविलाई में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं विच कीप्स दी लंग्स वेट एंड प्रिवेंट द कोलैप्स, जो क्या करते हैं लंग्स को वेट रखता है ताकि वो कोलैप्स होने से बचे या सुकड़ने से बच जाए, सही है क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ होती है लेकिन इस सरफेक्टेंट की वजह से वो क्या होता है वो इस तरह की डिजीज़ की हम बात करते हैं जैसे नेमोथोरेक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली उसकी वजह से लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं कि उसमें एक सरफेक्टेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है अलविलाई में, सही है। इन्फेंट एंड टोडलर की बात करते हैं, रिस्क ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द अदर चिल्ड्रन एंड द सेकंड हैंड स्मोकर, जो भी सेकंड हैंड स्मोकर है उनके सामने अगर कोई बच्चे इस तरह के टोडलर और इन्फेंट बैठे होते हैं तो उनको भी उस तरह की इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से उसके लंग्स को इफेक्ट या उसके ऑक्सीजनेशन को इफेक्ट हो सकती है। रिस्क ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आल्सो, रिस्क ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, सही है। अब हम बात करते हैं स्कूल एज एंड चिल्ड्रन एडोलेसेंट की। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड रिस्पायरेटरी रिस्क फैक्टर्स सच एज द सेकंड हैंड स्मोक्स एंड सिगरेट स्मोकिंग कैन लीड टू दी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इफ़ कंटिन्यू। अगर इस तरह अगर सेकंड हैंड स्मोकर की जब हम बात करते हैं या स्मोकर की बात करते हैं या सेकंड हैंड स्मोकर की बात करें, जब वो सिगरेट स्मोकिंग करता है तो मोस्टली इसकी वजह से जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है ये होती है जब वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता है। तो इनकी वजह से इन बच्चों में भी अगर घर में अगर कोई भी फ़र्द जो है वो स्मोकिंग कर रहा है और वो बच्चे तो मतलब वो सेकंड हैंड स्मोकर होते हैं, सही है, तो वो आपको देख रहे होते हैं और आपकी वजह से मतलब उनको उनकी जो ऑक्सीजनेशन पैटर्न है या रिस्पायरेटरी सिस्टम है उनको अफेक्ट कर सकता है, तो उनको डिजीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें मेक श्योर करना है। यंग एंड मिडल एज एडल्ट की बात करते हैं, मल्टीप्लाई द कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर ड्यू टू दी अनहेल्दी डाइट की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ड्रग एंड स्मोकिंग की वजह से। तो जितने भी यंग एज की बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं, तो इनको मोस्टली जो अनहेल्दी डाइट की वजह से होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से या स्ट्रेस, ड्रग एंड स्मोकिंग की वजह से मोस्टली क्या होता है कि इनकी रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। ये उनकी एज की वजह से जो है इनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ जो है वो यहाँ पे हमें एज के साथ साथ जो है वो नज़र आती है विथ दिस ऑल फैक्टर्स जो हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसीज रिलेटेड टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या इमरजेंसीज जो है वो है जो रिलेटेड टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें वो ज़्यादा इमरजेंट है या कोई भी डिजीज़ अगर हम देखते हैं जैसे कि निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ दैट इज़ द कैरेक्टराइज बाय द एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिएक्शन इन द लंग्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है लंग्स में जिसको हम क्या कहते हैं निमोनिया कहते हैं, सही। तो ये भी एक इमरजेंसी जो है इमरजेंसीज है रिलेटेड टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम। एस्थमा की बात करते हैं, एस्थमा एक क्रॉनिक लंग डिजीज़ इन विच देयर द हाइपर एक्टिव इन्फ्लेमेशन एंड एयरवे नैरोइंग, इसमें एयरवे नैरोइंग होता है या ऑब्स्ट्रक्शंस होता है। तो मोस्ट ये क्या होती है कि ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से हमने क्या करना है, ये इमरजेंसी है रिलेटेड टू द रिस्पायरेटरी। निमोथोरेक्स के मैंने आपको पहले भी वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, जहाँ पे क्या होता है एयर अकमुलेशन होती है जो क्या करता है लंग्स को कोलैप्स करता है। इसके रिजल्ट की वजह से ज़्यादा निमोथोरेक्स होगा तो लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है अकर ड्यू टू दी ओक्लूजन ऑफ द ब्लड वेसल इन द लंग, सही है। लंग्स विच इज़ ड्यू टू दी ब्लड क्लॉट, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लग डिपोजिशन, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस वो जो है
जो प्लग फॉर्मेशन होती है यानी कि ब्लड क्लॉट्स होता है उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं जो लंग्स में होता है। सही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोस्टली एम्बुलिज्म और थ्रम्बोसिस। एम्बुलाई और थ्रम्बोसिस में फ़र्क ये है, एम्बुलिज्म क्या करता है वो मूवेबल होता है, मूव करता है, और थ्रम्बोसिस की जब हम बात करते हैं वो क्या करता है वो फिक्स होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होती। तो ये ज़्यादा मतलब इमरजेंट है। सही है। Inhalation injury caused due to the inhalation of the certain substance that can be toxic. These include to hot gas in the cases of the fire accident, including the inhalation of the smoke and कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, ये इन्हेलेशन इंजरी है कि जब आप ज़्यादा गैस इनहेल करते हो, कोई भी फायर एक्सीडेंट होती है और वहाँ पे गैस जो है उसको आप इनहेल करते हो, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू दी रिलेटेड टू दी रिस्पायरेटरी सिस्टम। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, यहाँ पे है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसकी हम बात करते हैं एमआई की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि एमआई क्या होती है। अब एमआई जो है, अच्छा ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई की बात करें, कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी दैट इज काज्ड ड्यू टू द ओक्लूजन ऑफ वन ऑफ द आर्टरीज एंड द कार्डियक मसल्स बिकम हाइपोक्सिक, यानी कि रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। तो एमआई क्या होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एमआई कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो कार्डिक मसल जो है वो सही तरह काम नहीं करती। सही है, जिसमें अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करते हैं, एपिकार्डिक की बात करते हैं, मायो और एंडो का, ये सारे हमारे पास मसल्स हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो मसल जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो क्या होता है मोस्टली वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। सही है, क्योंकि हमारे पास जो हार्ट की हम बात करते हैं तो हार्ट में मोस्टली वो जो जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, सही है, तो हार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है, परमोनिक सर्कुलेशन होती है। सही है, तो जो हार्ट में सर्कुलेशन होती है जो इटसेल्फ होती है, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स इनको पहुँचा रहे होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं कि उसको एमआई हुआ है, जो ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अच्छा, एंजाइना पेक्टोरस की बात करते हैं। एंजाइना पेक्टोरस व्हेन द आर्टरीज आर पार्शियली occurred ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस डैमेज या नैरोइंग। जब हमारे पास जब आर्टरीज की हम बात करते हैं कि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की बात आती है, यानी कि प्लग फॉर्मेशन होता है, ब्लड क्लॉट होता है, या वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एंजाइना पेक्टोरस को हम देखते हैं। मोस्टली एंजाइना पेक्टोरस आपने देखा होगा, जब भी हम एंजाइना पेक्टोरस की बात करते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है आपको चेस्ट पेन होता है, और वो फिर जो है आपकी शोल्डर से आपकी आर्म की लेफ्ट आर्म की तरफ जाती है। अच्छा अब पेरिकार्डाइटिस की बात करते हैं। कार्डियल मसल जो है ये हमारे पास हार्ट के मसल्स हैं, और जहाँ पे टच आता है तो इट्स मीन दैट कि वो इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। सही है, तो विच इज़ द पेरिकार्डियम इन्फ्लैम्ड, जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। डिसरिथमिया कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी दैट इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल हार्ट रिदम। ये ज़्यादा इमरजेंट है, क्योंकि मोस्टली जो हार्ट रेट जो है वो डिसरिथमिया हो जाता है या इरेगुलर हार्ट रेट होता है, तो ये भी इमरजेंसी है रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से भी आपको क्या हो जाता है आपका, क्योंकि ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आ जाता है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से जैसे पोटेशियम की बात करते हैं, जब पोटेशियम आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी है जैसे कि डिसरिथमिया हो जाता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करें, पेशेंट ब्लड प्रेशर इज़ एबनॉर्मली हाई एंड देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज, जिससे क्या होता है कि आपकी ऑर्गन डैमेज हो सकती है। सही है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो उससे क्या होगा, आपकी किडनी इफेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली ये ज़्यादा इमरजेंसी होती है रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो ये चीज़ें हमने क्या करनी, मेक श्योर करनी होती है। स्टूडेंट्स, अब जस्ट हम असेसमेंट की बात करते हैं, तो ये थोड़ा क्विक करते हैं। असेसमेंट क्या होती है, बेसिकली असेसमेंट में हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, उसमें हम उनसे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं रिलेटेड टू दी रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकली उसको एग्जामिनेशन करते हैं। सही है, देख रहे होते हैं कि मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ या इस तरह की कोई चीज़ें है या नहीं है,
तो फिजिकली जो भी है हम टेक्निक यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक जो है हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को ईजिली एग्जामिन कर लेते हैं। रिव्यू द रिलेवेंट डायग्नोस्टिक डाटा, जो रिलेवेंट डायग्नोस्टिक डाटा है तो उनको भी थोड़ा सा रिव्यू करना है कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक डाटा हमारे पास है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वेनस एंड आर्टेरियल ब्लड स्पेसिमेन की बात करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं, तो ये भी कुछ रेलिवेंट डायग्नोस है, इनको भी थोड़ा सा आपने गो थ्रू करना है, रिव्यू करना है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, इनिशियल एंड इमरजेंसी असेसमेंट की बात करते हैं, ABCC की हम बात करते हैं कि ये क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कॉन्शियस लेवल एंड सेफ्टी। सही है, तो ये ABCCS की हम बात करते हैं, तो ये क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये इमरजेंसी असेसमेंट होती है। तो इमरजेंसी असेसमेंट क्या होती है, जिसमें हम जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसको देख रहे होते हैं। जैसे एयरवे की बात करते हैं, ब्रीथिंग की बात करते हैं, सर्कुलेशन की बात करते हैं, कॉन्शियस लेवल की बात करते हैं, मतलब वो कॉन्शियस लेवल किस तरह है, अलर्ट है या नहीं है। सही है, तो ये सारी चीज़ें। और सेफ्टी क्या है, पेशेंट सेफ है या नहीं है। फर्स्ट असेसमेंट यू विल डू व्हेन यू मीट योर पेशेंट, सिंपल इज़ दैट। ये फर्स्ट असेसमेंट हम करते हैं। असेसमेंट इज़ रिपीट वेन एवर यू सस्पेक्ट टू रिकोगनाइज दैट द पेशेंट स्टेटस बिकमिंग द अनस्टेबल। जब दोबारा तब करते हो जब आपको लगता है कि उनकी स्टेटस जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, if you assist the patient is short breath dyspnea with an increased respiratory rate, tachypnea, then you should proceed with the ABC assessment and focus respiratory assessment with the appropriate intervention, simple is that। मतलब कोई भी पेशेंट अगर सडनली कोलेप्स होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने ABCCS को देखना है, क्योंकि वो हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट होती है जिसमें एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और कॉन्शियस लेवल एंड एज वेल एज सेफ्टी को हमने मेक श्योर करना है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब एयरवे क्या है, एयरवे यही है कि उसकी एयरवे देखना है कि एयरवे कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा, तो क्योंकि मोस्टली इस द पेशेंट एयरवे कंप्रोमाइज़ है तो वो हमने देखना है। दिस आर दिस असेसमेंट स्टेप्स है। सही है, जैसे कि फर्स्ट वन एयरवे है कि उसकी एयरवे देखनी है कि कहीं जो है उसकी मतलब हम सांस ओपन करते देखते हैं कि वो एयरवे ओपन है या क्लोज है। सही है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। ब्रीथिंग में क्या है कि उसकी ब्रीथिंग लेवल देखते हैं कि वो ब्रीथ किस तरह ले रहा है, और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन की डिलीवरी हो रही है, सही हो रही है, इफेक्टिव या नहीं हो रही। तो ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है या ब्रीथिंग पैटर्न है वो किस तरह है, वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। जब ये पेशेंट कोलेप्स होते हैं, जब फिर उसके बाद हम देखते हैं, सारे असेसमेंट करते हैं। सर्कुलेशन, प्रेजेंस ऑफ रेडियल पल्स, जब हम रेडियल पल्स की बात करते हैं, ब्रेकियल पल्स की बात करते हैं या हम कैरोटिड पल्स की मेनली बात करते हैं, तो उसको देखते हैं कि वो सर्कुलेशन किस तरह है, बेहतर है या नहीं है। अच्छा, कॉन्शियस लेवल देखते हैं, चेक द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियस, मतलब पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियस किस तरह, ड्राउजी है, अलर्ट है या डिसओरिएंटेड है या कंफ्यूज है, तो ये सारे। सेफ्टी मतलब इंश्योर पेशेंट सेफ एंड फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ हार्म, इंजरी इन टाइम, मतलब वो देखते हैं कि उसको कोई रिस्क तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई हार्म तो नहीं है, तो उससे पेशेंट सेफ है या नहीं है। अच्छा, डायग्नोस की बात करते हैं। डायग्नोस आपको पता है कि हम जब डायग्नोज निकालते हैं तो जैसे कि प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड सिम्टम, उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्नोज निकालते हैं। और ये हम शुरू में आपको बता चुके हैं कि किस तरह होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोज हैं। नंडा के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो बहुत डायग्नोज आपको मिलेंगे। सही है, तो इसमें आपने ये देखना है कि हमारे पास जो रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम अकॉर्डिंग क्या डायग्नोस हो सकती है अगर उस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता है। तो मोस्टली इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के लिए ये डायग्नोस बन जाएगा, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न होगा, इम्पेयर्ड द गैस एक्सचेंज होगा और एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा। तो ये चार जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, नर्सिंग डायग्नोस है अकॉर्डिंग टू द रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या प्रॉब्लम। इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, अब जो डायग्नोज किया है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन वी नीड टू नो अबाउट द प्लानिंग। सही है, हम प्लान बनाते हैं, प्लान में हम शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दी जो डायग्नोस है उसके अकॉर्डिंगली। शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, जो 12 आवर्स तक हम प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं जो मोर देन 12 आवर्स होता है। सही है, तो उसको हम देखते हैं कि हमने क्या प्लान करना होता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमने एक्ट करना होता है, एक्शन करवाना होता है। तो वो एक्शन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। नर्सिंग मेजर द इंश्योर द पेशेंट एयरवे, पोजीशनिंग द क्लाइंट अलाउड टू मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन, पोजीशन देना है। इनकरेजिंग द प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट चेंज इन पोजीशन,
सिंपल। इनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, सिंपल। अच्छा, इनकरेजिंग द एम्बुलेशन के लिए इंकरेज करना। दीज आर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि दीज आर एक्शंस वी नीड टू परफॉर्म एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें, फॉलोवर पोजीशन करना, तो ये सारे क्या है, दीज आर इम्प्लीमेंटेशन है, एक्शन है। अच्छा, तो हमारे पास अब यहाँ पे डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग की बात करते हैं, हाइड्रेशन की बात करते हैं, मेडिकेशन की बात करते हैं। मोस्टली ये हम क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्शन है। तो इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यू है कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री की बात करते हैं, जैसे कि ये अगर आपके पास स्पायरोमेट्री है तो लंग्स के लिए एक एक्सरसाइज है कि किस तरह उनको बेहतर करना है, कि किस तरह सस्टेन द मेजिमल इंस्पायरेशन डिवाइस होती है। सही है, इसमें क्या करते हैं कि फॉलो ऑफ द एयर इनहेल थ्रू द माउथ पीस एंड यूज टू इम्प्रूव द पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए करते हैं। लूजन द रिस्पायरेटरी सिक्रेशन को लूजन करने के लिए, सही है, नरम करने के रिस्पायरेटरी सिक्रेशन जो स्प्यूटम है, फैसिलिटेट द रिस्पायरेटरी गैसेज एक्सचेंज के लिए। अच्छा, दूसरा एक्सपेंड द कोलेप्स अल्विलाई, उसको एक्सपेंड करता है जो अल्विलाई कोलेप्स होता है। तो ये क्या है, ये एक किस्म की एक्सरसाइज है जिसके थ्रू जो हम इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, तो ये क्या है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मोस्टली जब हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये याद रखें कि हम डिफरेंट वेज से ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को। एक हमारे पास है जैसे कि नेज़ल कैनोला है, फेस मास्क है, ऑक्सीजन टेंट है, वेंचुरी मास्क है और रीब्रीथिंग मास्क है, और दूसरा हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब है। तो ये हमारे पास क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स, कि पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन की नीड्स है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको उतना जो है ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। जैसे अगर हम नेज़ल कैनोला की बात करते हैं, पेशेंट को अगर 5 लीटर तक ऑक्सीजन देना है तो विद द हेल्प ऑफ नेज़ल कैनोला, अगर 5 लीटर से 10 लीटर तक देना है तो विद द हेल्प ऑफ फेस मास्क। और दूसरा अगर हम रीब्रीथिंग की बात करते हैं तो वो इस तरह की ऑक्सीजन वो थैली होती है, सही, तो उसमें हम देते हैं, तो वो हमारे पास 15 तक होता है। तो टोटल आपके पास जो है 15 तक होता है। तो ये भी ऑक्सीजन टेंट होता है जो पेशेंट बेड पे जो है एक टेंट बना होता है, सही है। तो ये पहले ज़माने में चाइनीज़ में जो है ये चीज़ें हो रही होती थी। वेंचुरल मास होता है और एंडोट्रिकियल भी होता है, जो एंडोट्रिकियल जो है ड्यूरिंग दी इमरजेंसी सिचुएशन जो क्या है हम ETT पास करते हैं, तो उसके थ्रू जो है हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। सिंपल इज़ दैट। तो टाइप ऑफ ऑक्सीजन, नेज़ल कैनोला क्या होता है कि फ्लो 1 to 6 लीटर पर मिनट, डिलीवर द 24 to 44 FiO2, कंफर्टेबल फॉर द लॉन्ग टर्म यूज़, ये करते हैं। सिंपल फेस मास्क, मॉडरेट फ्लो 5 to 8 लीटर, डिलीवर द 40 to 60 FiO2 जो होती है। वेंचुरल मास्क जो होते हैं प्रीशियस कंट्रोल ऑफ द FiO2, आइडियल COPD पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन डिब्रीदर मास्क क्या होता है जिसमें हम 15 लीटर तक देते हैं और ये 60 to 70 मीटर इसकी FiO2 है। मॉडिफाई ऑक्सीजन प्रिवेंट द म्यूकोजल ड्राइंग, रिकमेंडेड फॉर द हाई फ्लो ऑक्सीजन। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, हमारे पास है इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है। इन्वेसिव क्या होता है और नॉन इन्वेसिव क्या होता है, इसको समझना है। इन्वेसिव वो होता है जो ब्लड के थ्रू होता है, नॉन इन्वेसिव जो विदाउट ब्लड होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो होता है, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है जब आप वेंटिलेटर में जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की हम बाईपेप की बात करते हैं या सीपेप की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइस है, बाईपेप और सीपेप की बात करते हैं, सही है। जो क्या होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हम सीपेप को यूज़ कर सकते हैं। सीपेप को जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहा है लंग्स में, तो उसकी वजह से सीपेप लगाते ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बार हो। बाईपेप क्या है, जो पेशेंट जो है ख़ुद से ब्रीथ नहीं ले रहा है, सही है, तो उसके लिए फिर हम बाईपेप जो है उसका यूज़ करते हैं। अच्छा, जो बाईपेप की हम बात करते हैं, वेंट की बात करते हैं, सही, ये सारा चीज़ें हैं।
इन्वेसिव क्या होते हैं, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन की बात करते हैं, ट्रेकोस्टमी की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके थ्रू जब हम पेशेंट को क्या करते हैं, ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे ब्लड के थ्रू जो होता है वो कोई चीज़ प्रोसीजर होता है और उसके थ्रू हम पेशेंट को जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेसिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल इज़ दैट। तो दीज आर दी डिफरेंट फेस मास्क। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास सिंपल फेस मास्क है, ये नॉन ब्रीदर है, ये हम देखें, और ये डिफरेंट फेस मास्क है जिससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन की डिलीवरी करवाते हैं, जैसे वेंचर की है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है। अब मेडिकल बेसिकली आपने ये समझना है कि एसेप्सिस होता क्या है। एसेप्सिस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल इज़ दैट। फिर हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस वो होता है जिसको हम क्लीन भी कह सकते हैं, सही है, जिसको हम क्लीन प्रोसीजर कह सकते हैं, या इसको हम मेडिकल भी कहते हैं। मेडिकल एसेप्सिस मीन क्लीन प्रोसीजर, और दूसरा अगर हम सर्जिकल एसेप्सिस की बात करते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं स्टेराइल प्रोसीजर। सही, ये क्लीन प्रोसीजर है और ये स्टेराइल प्रोसीजर है, सिंपल एज दैट। अब क्लीन प्रोसीजर क्या होता है, जिसे लेट सपोज अगर आईवी कैनुला करना है तो ये क्लीन प्रोसीजर है, अगर एनजी इंसर्शन करनी है तो ये क्लीन प्रोसीजर है। अगर यहाँ पे देखें सर्जिकल में क्या होता है कि जो स्टेराइल प्रोसीजर्स होते हैं, लेट सपोज कैथेटराइजेशन की बात करते हैं तो ये स्टेराइल है, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी स्टेराइल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके चांसेस ना हो, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो इस तरह इन्वायरमेंट रखना है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, वेज टू जहाँ हम बात कर रहे हैं कि वेज दैट केयर गिवर कैन डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ द क्लाइंट इन इन्फेक्शन। इसमें परफॉर्म हैंड हाइजीन की बात करते हैं, यूज़ द पर्सनल PPEs को ज़्यादा आपने फोकस करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, दूसरा रिस्पायरेटरी हाइजीन कफ एटिक्वेट प्रिंसिपल, जितने हाइजीनिक है रिस्पायरेटरी हाइजीन पे ज़्यादा फोकस करना है। इंश्योर द एप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट एंड आइसोलेशन प्रिकॉशन। आइसोलेशन प्रिकॉशन जो होते हैं ये हमारे पास प्रिकॉशंस तो होते हैं, सही, लेकिन ये हमारे पास कुछ एडिशनल प्रिकॉशन है, जैसे एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, एयरबॉर्न होता है, ड्रॉपलेट होता है, तो दीज आर एडिशनल प्रिकॉशन जो है हम यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे N95 का यूज़ करना, गॉन का यूज़ करना, गूगल शीट्स, दीज ऑल थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ केयर या वट जो हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हैंडल क्लीन एंड डिस्टिंक्ट पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स, उसको आपने क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है जो भी इक्विपमेंट्स है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस आपने करवानी है। हैंडलिंग द शार्प नीडल्स, और शार्प नीडल्स को हैंडल करना है कि कहाँ पे रखना है, जैसे हमारे पास एक डेंजर बॉक्स आता है उसमें हम रखते हैं। अच्छा, इंट्रावेनस रिलेटेड इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करना है, कैथेटर की बात करते हैं, या हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करते हैं, इंट्रावस्कुलर कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन, या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तो इन चीज़ों को क्या करना है, आपने इनको प्रिवेंट करना है। अच्छा, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ द एम्बुलेटरी सेटिंग, देयर शुड बी effort to decrease the infection from the contaminated toys families and encourage to bring their own toys। जो अपने टॉयज़ लेके आए, जो हॉस्पिटल में टॉयज़ होती है तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंटामिनेशन होती है, तो उससे हमने क्या करना है, पेशेंट को प्रिवेंट करना होता है, सिंपल इज़ दैट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है रेफरेंस है, तो हमने ये जो यूनिट है ऑक्सीजनेशन का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आने वाली तमाम वीडियोस के लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि आपको तमाम वीडियो मिल सके। अभी हमारे पास एक लेक्चर रहता है जो टीचिंग एंड लर्निंग का है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आज एक दिन में जो है वो बनाई है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स का एक्चुअली अभी एग्ज़ाम है कल, तो एक दिन में मैंने ये सारी PPTs जो है ये अपलोड की है, ताकि मैं उनको फैसिलिटेट करूं, उनको मतलब उसको उनको हेल्प आउट करूं। और स्टूडेंट्स ओके, बस ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।